हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे आप सभी लोग? जल्दी से ऑडियो और वीडियो कंफर्म कर दीजिए। सभी लोग जल्दी से ऑडियो और वीडियो कंफर्म करिए जिससे हम लोग क्लास को कंटिन्यू कर पाए। गुड मॉर्निंग आयुष, अ वेरी गुड मॉर्निंग साहब विद्युत प्रभा। जल्दी से ऑडियो और वीडियो कंफर्म करिए और मैं इधर भी देख लेता हूँ। ऑडियो कंफर्म्ड, चलो अच्छी बात है। इधर भी देख लेता हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग राधा, कपिल, केशव। ठीक है, चलो वीडियो भी क्लियर है, हम लोग क्लास को स्टार्ट कर सकते हैं। क्या हम लोग क्लास को स्टार्ट कर सकते हैं अब? चलो वीडियो भी कंफर्म हो गया तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं ना। तो अभी का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिसिटी, जो कि कल अपन ने इवनिंग में पढ़ लिया था। बहुत कुछ पढ़ लिया था इसके बारे में, और इसके बारे में इसके आगे और पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बहुत कुछ हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। वो क्या वाईटी पे लाइव, वाईटी पे भी लाइव, वाईटी पे लाइव नहीं है एक्चुअली। में यहाँ पे क्या हो रहा है आयुष, कि मैं दो जगह लाइव हूँ। ऐप पे ही मैं दो कोर्सेज पे लाइव हूँ, है ना। तो आप लोग आरआरबी जे वाले हैं, और एक हमारा बैच कौन सा है, जो कि आपका जनरल साइंस का कोर्स है। तो दोनों में मैं लाइव हूँ, और साथ में जो कि व्यापम वाला कोर्स है उस पर भी लाइव हूँ। तो इन कोर्सेज पे लाइव हूँ, यहाँ के सारे स्टूडेंट मेरे सामने जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए। आप लोग जो स्टूडेंट हो आरआरबी जे वाले हैं, बाकी लोग दूसरे कोर्सेज के हैं, जो वो भी जनरल साइंस आपका पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। इसके बारे में बहुत कुछ हम लोग पहले पढ़ चुके हैं और इसके आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। अभी का जो हमारा टॉपिक है वो है ओम्स लॉ। आप लोग को ज्यादा दिक्कत नहीं जाएगी क्योंकि आप ऑलरेडी इसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। तो थोड़ा सा मैं अपने आप को यहाँ पे स्पीड को थोड़ा सा ज्यादा रखूंगा, क्योंकि ज्यादा डिटेल में आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखना, ये हमारे क्या है, जॉर्ज सिमन ओम है, जिन्होंने वोल्टेज और करंट के बीच में एक रिलेशन निकाला था। ओम्स लॉ गिव्स रिलेशन बिटवीन टू इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, और वो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी कौन कौन सी है आपकी, वोल्टेज एंड करंट। और उनका जो रिलेशन है वो क्या है, जैसे कि हमारे पास एक कोई बल्ब लगा है, हमारे पास यहाँ पे सेल है। सेल का कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा V। अब जो आपने सेल लगाया है और यहाँ पे बल्ब है, तो इस सेल की वजह से आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, करंट देखने को मिलेगी, है ना। और करंट से आपका ये बल्ब यहाँ पे ग्लो कर रहा है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूँ इस सर्किट में, थोड़ा सा चेंजेस मैं कर रहा हूँ। चेंजेस एक में जहाँ पे एक सेल है वहां पे मैंने दो सेल लगा दी। यहाँ पे मैंने दो सेल लगा दिए। अब मैंने देखा कि यहाँ पे जो बल्ब है वो मेरा ग्लो कर रहा है, लेकिन अब का जो बल्ब ग्लो कर रहा है वो थोड़ा ज्यादा बल्ब ग्लो कर रहा है, देखो ना, ब्राइटनेस बल्ब की ज्यादा है। ठीक है, एक काम और करता हूं, मैंने यहाँ पे तीन सेल लगा दी। तीन सेल लगाने की वजह से अगेन यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, उसके से करंट बढ़ेगी, और करंट की बढ़ने की वजह से आपका जो बल्ब है उसमें जो लाइट एमिट करेगा वो और ज्यादा लाइट एमिट करेगा। मतलब बल्ब की ब्राइटनेस और ज्यादा होगी। तो कहने का मतलब ये कि जैसे जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे बल्ब का ब्राइटनेस बढ़ता जा रहा है, इन द सेंस कि उसमें जो करंट जा रही है वो भी बढ़ती जा रही है। तो ओम ने यही बताया था कि वोल्टेज बढ़ाने से करंट भी आपका सेम प्रोपोर्शन में बढ़ता है। Ohm's law states that the current flowing through a metallic conductor is directly proportional to the potential difference V across its and provided its temperature remains the same। और क्या क्या चीजें आपको सेम रखनी है, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे जो करंट है वो आपका बढ़ता जाएगा, प्रोपोर्शनल होगा V के। और आपके जैसे लेंथ आपका कांस्टेंट है, आपका जो वायर है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, टेम्परेचर सेम है, और आपका जो मटेरियल जो आपका वायर है वो आपका कांस्टेंट है। तो इन सभी पेज पे आपको ये सारी चीजों को रखना है, कांस्टेंट रखना है। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होगा, तो V अपॉन I किसके बराबर होगा, कांस्टेंट के बराबर होगा, और उस कांस्टेंट को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, V इक्वल्स टू आई आर, ये आपका क्या है, ओम्स लॉ। आप लोग को बहुत अच्छे से पता है। और कोई पूछे कि जो ओम्स लॉ का जो ओरिजिन है वो कहां से है, तो क्या बोलोगे, J इक्वल टू सिग्मा ई। जे आपका करंट डेंसिटी है, सिग्मा आपका कंडक्टिविटी है, और ई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो याद रखना, ओम्स लॉ के पीछे का जो बेसिक रीजन वो आपका क्या है, जे इक्वल टू सिग्मा ई। और जे इक्वल टू सिग्मा ई कौन सा रिलेशन है, किसने दिया था रिलेशन, ये रिलेशन हमको दिया था किसने, मैक्सवेल ने। जे इक्वल टू सिग्मा ई ये हमको दिया मैक्सवेल ने, उसको हम ओम का फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है। तो रेजिस्टेंस को समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, देखना समझना सभी लोग। अच्छा, एक चीज और, आप में से किसी को भी डाउट आएगा तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन पे टाइप करके लिख देना,
मैं रेगुलर इंटरवल में आपके कमेंट्स देखता हूँ, है ना, और जो भी कमेंट्स को आपका मैं एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि आपको कुछ डाउट आने वाला है। हम बात करते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस एक ऐसी चीज है जो कि करंट के फ्लो को अपोज करती है। तो चलो समझते हैं रेजिस्टेंस हमारा कहां से आता है। तो जैसे मैंने एक आपके सामने कोई वायर ले लिया, कोई कंडक्टर ले लिया, और इस कंडक्टर मेरे पास जो ब्लू ब्लू पार्ट आप देख रहे हो वो मेरे क्या है, एटम्स है। जो ब्लू ब्लू पार्ट्स है ना वो आपके एटम्स है, ठीक है, ओके। और जो ब्लैक ब्लैक वाले पार्ट्स है वो आपके यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है। कैसे इलेक्ट्रॉन से, फ्री इलेक्ट्रॉन से। ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसे इलेक्ट्रॉन्स है आपके पास, ये दीज आर फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जैसे मान लो इस कंडक्टर में मैं अगर यहाँ पे सप्लाई कनेक्ट कर दूं, ठीक है, अगर सप्लाई कनेक्ट करता हूं तो ध्यान समझना, इलेक्ट्रॉन में कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। सेल में यहाँ पे क्या नेगेटिव, नेगेटिव टर्मिनल है। तो नेगेटिव से नेगेटिव में रिपल्स होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ पे कंडक्टर में है, जो ब्लैक वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो लेफ्ट साइड से राइट साइड तरफ मूव करने की कोशिश करेंगे, और जब मूव करने की कोशिश करेंगे तो वो एटम से टकराएंगे। तो उससे क्या होगा आपको, है ना, जब एटम्स यहाँ पे ज्यादा है, जब एटम्स यहाँ पे ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा टक्कर मारेंगे, और जब ज्यादा टक्कर मारेंगे तो आपका रेजिस्टेंस वहां पे ज्यादा हो जाएगा, मतलब करंट के इलेक्ट्रॉन की फ्लो को अपोज कर रहे हैं। जब एटम्स यहाँ पे ज्यादा होंगे तो वहां पे रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स राइट साइड की तरफ मूव करेंगे, लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जाएंगे, उस टाइम पे वो इलेक्ट्रॉन्स बीच में आ रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स, जब एटम्स ज्यादा हैं, जब एटम ज्यादा तो एटम से टकराएंगे, और टकराने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, आपके इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ऑब्स्टेकल देखने को मिलेगा, मतलब आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। दैट मीन्स अगर एटम्स ज्यादा है तो रेजिस्टेंस आपके पास यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा होगा। रेजिस्टेंस ज्यादा होने का मतलब है कि करंट आपकी यहाँ पे कम होगी। सिमिलरली अगर बोलूं मैं कि अगर एटम्स आपके पास कम है, एटम्स आपके पास कम है, तो रेजिस्टेंस भी कम होगा, और रेजिस्टेंस कम होने से आपका करंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। The property of conductor due to which it opposes flow of current is called resistance, ठीक है। रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या है आपकी, ओम है। V इक्वल्स टू आई आर होता है, इसकी यूनिट ओम हो जाएगी, या फिर वोल्ट पर एम्पियर हो जाएगी, दो यूनिट चलती है इसकी। कोई पूछे 1 ओम कितना होता है तो कैसे बोलोगे, इफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड ऑफ अ कंडक्टर इज 1 वोल्ट and the current flowing through it is 1 ampere, then the resistance of the conductor is 1 ohm, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट रखना है, करंट 1 एम्पियर पास करोगे, तो जो भी करंट को रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, 1 ओम बोलेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। पहला तो लेंथ, मतलब ये है कि किसी भी वायर का जितना ज्यादा लेंथ होगा उतना ज्यादा आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। दूसरा होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से कैसे डिपेंड करता है हमारा रेजिस्टेंस, इसको थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली दिखाना चाहूंगा, समझना कैसे, ठीक है, देखना। और ये आपका टेम्परेचर, जैसे रेजिस्टेंस पे कैसे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस आपका लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या समझना, जैसे मैंने आपको कंडक्टर बताया था ना, कंडक्टर में लेंथ बढ़ाओगे तो एटम्स क्या होंगे, बताओ जरा सभी लोग, आप लोग से मैं पूछ रहा हूं। फ्री इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं बेटा, मैं फ्री इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं आयुष, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस भी तो क्रिएट होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस भी क्रिएट होगा तब तो करंट फ्लो होगी, ठीक है। बोलिए, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ आपको, क्या भी डाउट है इसमें। अच्छा मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप उसका आंसर बताइए कि अगर मैं किसी भी कंडक्टर की लेंथ बढ़ाता हूं तो उसमें जो एटम्स होंगे वो क्या होंगे, उसका आंसर बताइए सभी लोग। उसमें जो एटम्स हैं वो क्या होंगे, कम होंगे ज्यादा होंगे, उनमें जो एटम्स हैं वो क्या होंगे, कम या ज्यादा। एटम्स तो बढ़ेंगे ना, लेंथ बढ़ा रहे हो तो एटम्स नहीं बढ़ेंगे, इंक्रीज होंगे ना। जब लेंथ बढ़ाने से एटम्स इंक्रीज हुए तो जो रेजिस्टेंस को अपोज करेंगे वो ज्यादा होंगे, नहीं होंगे, बिल्कुल ज्यादा होंगे।
तो मतलब यही बात है कि लेंथ बढ़ाने से आपके एटम्स बढ़ते हैं, एटम्स की वजह से आपके पास क्या होंगे, वो जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अपोज करेंगे, उससे आपका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। मतलब रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं मटेरियल के लेंथ पर डिपेंड करता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब बात करते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया पे कैसे डिपेंड होगा। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया को डिपेंड कैसे होगा मैं बताता हूँ, समझना। देखो ये आपका लेंथ का समझना है ना, आपने जो बोला था ना मैंने लेंथ वाला समझना। अभी लेंथ कुछ है, इसमें कितने एटम्स एग्जांपल तौर पे काउंट कर लो, 8 एटम्स है। ठीक है, लेंथ बढ़ा दी मैंने, एटम्स बढ़े कि नहीं बढ़े, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार, आयुष समझ में आया क्या किया मैंने, मैंने लेंथ को बढ़ाया। देखो लेंथ पहले कम थी तो एटम्स भी कम थे, लेंथ ज्यादा हो गई तो जो ये जो ब्लू कलर के जो डॉट्स हैं वो एटम्स हैं, वो बढ़ गए। और जब वो बढ़ गए तो आपके करंट के फ्लो को अपोज करेंगे नहीं पर करेंगे, करेंगे ना। समझ में आई बात। ओके, अब हम बात करते हैं कि जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उस पर कैसे डिपेंड करेगा, वो चीज हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। ठीक है, तो उसको समझने के लिए, ठीक है, अब समझते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे कैसे डिपेंड करेगा, समझना। इसको थोड़ा सा आपको बताता हूँ मैं, इसको भी अच्छे एग्जांपल से बताऊंगा, समझना। हमारा जो रेजिस्टेंस है वो क्रॉस सेक्शन एरिया के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे इसको आप कैसे समझोगे, समझना। जैसे आप लोगों ने कहीं मेट्रो में बैठे होगे तो देखोगे जो मेट्रो का गेट है, ये जो गेट है ना, अगर इस गेट का डोर मैं बड़ा कर दूं तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ लोग हैं, जो नंबर ऑफ पर्सन जो जा सकते हैं, वो कम होंगे ज्यादा होंगे, सभी लोग बताओ। अगर मैं डोर को बड़ा कर दूं, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा दूं, तो यहां से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, ज्यादा लोग पर्सन नहीं हो पास हो पाएंगे क्या, ज्यादा लोग अंदर अंदर जा पाएंगे ना, ज्यादा लोग बाहर जा पाएंगे। तो मतलब ये है कि जब गेट को मैंने बड़ा कर दिया तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पास हो सकते हैं, और जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन पास होंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा ना। जब दो लोग आपस में टकराएंगे, कम टकराने की जो प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। क्यों प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि गेट बड़ा है ना, तो लोग आसानी से अंदर बाहर हो सकते हैं। लेकिन अगर गेट को छोटा कर दूं मैं, गेट को छोटा कर दूं, पतला कर दिया गेट को, तो वहां पे क्या चार लोग साथ जा पाएंगे, क्या नहीं जा पाएंगे, तो उनके जो रेजिस्टेंस होगा क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ में आया, इससे आप समझो क्रॉस सेक्शन एरिया में और रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन है। अगर आप क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा करते हो तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि भाई ज्यादा बड़ा गेट है तो ज्यादा लोग, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पास हो पाएंगे, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पास हो तो रेजिस्टेंस का है कम, कम रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर गेट को पतला कर दो, छोटा कर दो, क्रॉस सेक्शन एरिया में कम कर दो, तो क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया कम करने से वहां पे करंट के जो फ्लो है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है, उनमें रेजिस्टेंस ज्यादा देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इफ द डोर इज वाइडर, अगर गेट यहाँ पे चौड़ा है, मोर पीपल कैन एंटर, ज्यादा लोग अंदर जा सकते हैं, और जब ज्यादा लोग अंदर जाएंगे तो रेजिस्टेंस आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे कम होगा। सिमिलरली अगर कोई वायर थिकर, अगर कोई वायर मोटा है, तो उससे क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, और जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा आपके पास, कम होगा। हेंस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। मटेरियल पर डिपेंड करता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा कैसे, कि जो रजिस्टिविटी है जिस मटेरियल का ये बना हुआ है उस पर भी आपका डिपेंड करता है। और एक होता है आपका टेम्परेचर, तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, वो आपको बताऊंगा मैं आगे चल के। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा आर टी कोस टू आर नॉट 1 + α T, है ना, ये फॉर्मूला तो आपने पढ़ा होगा। आर टी मतलब टी टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस होगा, आर टी कोस टू विल बी इक्वल टू आर नॉट ब्रैकेट 1 + α T। तो आपके टेम्परेचर पे भी आपका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। यहाँ पे जो लिखा ना आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A, और रो यहाँ पे जो लिखा मैंने प्रोपोर्शनल लाइन को हटाने के लिए, ये एक कांस्टेंट है, किसी मटेरियल का होता है ये, और इसका, इसको हम बोलते हैं क्या, रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी, आप चाहो तो निकाल भी सकते हो। रेजिस्टिविटी इक्वल टू RA/L, आर की यूनिट होती है ओम, है ना, और इसकी होती है आपकी मीटर स्क्वायर, और इसकी होती है मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, ओम मीटर। तो रजिस्टिविटी जो होती है, एसआई यूनिट जो होगी रजिस्टिविटी की, दैट विल बी ओम मीटर। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी को हम कैसे समझेंगे, अच्छी चीज मैं आपको और बता दूं, ये आप लोगों के लिए और भी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप लोग इलेक्ट्रिकल वाले हो, और कहीं ना कहीं आप लोग का जो बेस होता है वीक होता है ना, क्योंकि इतना टाइम आप पढ़ते नहीं हो, आप लोग क्या करते हो कि बहुत आगे तक का पढ़ लेते हो लेकिन पीछे का चीजें बहुत वीक होता है। तो ये चीज आपके लिए भी बेनिफिट यहाँ पे हो सकती है। चलो
अब बात करते हैं यहाँ पे प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेजिस्टिविटी। तो मैंने एक यहाँ पे सर्किट बनाया है। सर्किट पे क्या क्या देखना, यहाँ पे दो बैटरी लगी हुई, मतलब एक बैटरी लगी हुई है जो कि हमारा सेल है। एक यहाँ पे एमीटर लगा हुआ, एमीटर क्या करता है, करंट के फ्लो को मेजर करता है, ये तो आपको पता होगा। और यहाँ पे आपके पास क्या लगा है, और यहाँ पे आपके पास क्या लगा है, यहाँ पे बीच में ए बी की जगह, यहाँ पे जगह खाली है। और जो यहाँ पे ना डॉट डॉट पॉइंट लगा हुआ है, वो मेरे पास स्विच है। जो ब्लू कलर का पॉइंट बना हुआ ब्रैकेट के अंदर, वो मेरे पास यहाँ पे क्या है, वो एक स्विच है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, जो पॉइंट ए बी है ना, इनके बीच में डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल में यहाँ पे प्लेस करूंगा। सबसे पहले तो मैंने क्या किया, यहाँ पे कॉपर की वायर प्लेस कर दी। जैसे मैंने कॉपर की वायर प्लेस करी, एमीटर का पॉइंटर कहाँ पे आ गया, 30 पे आ गया। ठीक है, इसका कहने का मतलब है कि कॉपर एक कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो हो सकती है, और कॉपर वायर का रेजिस्टेंस कम है, इसी वजह से इसमें करंट ज्यादा फ्लो हो रही है। अब दूसरी बात है कि मैं ए और बी के बीच में जो भी मटेरियल लेके आऊंगा, वो सभी मटेरियल्स आपके सभी के सभी एक ही लेंथ के होंगे, मतलब एक बराबर लेंथ के होंगे, और सबका क्रॉस सेक्शन एरिया भी बराबर होगा। तो कहने का मतलब यह है कि मैंने लेंथ बराबर रख दिया, मैंने क्रॉस सेक्शन एरिया बराबर रख दिया, तब भी कॉपर वायर रखने में 30 पे करंट देखने को मिल रही है, और दूसरा वायर लगा रहा हूं मैं, एल्यूमिनियम का वायर लगाया तो 20 पे देखने को मिल रही है। दोनों का लेंथ भी सेम है, दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम है। तो चेंज यहाँ पे क्या आया है, चेंज यहाँ पे आया क्या, वायर की रेजिस्टिविटी में। तो कहने का मतलब ये है, हर एक मटेरियल का डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टिविटी देखने को मिलती है। जैसे मैंने ग्लास रॉड लगाया, तो एक तरह से इंसुलेटर है, तो इसमें कुछ भी करंट देखने को नहीं मिली। आप यहाँ पे रबड़ लगा दो, ये भी एक इंसुलेटर है, इसमें भी करंट फ्लो नहीं मिलेगी आपको। एमीटर आपका जीरो रीडिंग शो कर रहा है। तो कहने का मतलब यह है, रेजिस्टिविटी इज अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। डिफरेंट मटेरियल हैव डिफरेंट रेजिस्टिविटी, जैसा मैंने आपको बताया। ठीक है, हर एक मटेरियल का डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टिविटी देखने को आपको मिलता है। चलो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट हैं, कुछ क्वेश्चन हैं, वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड। चार चीजें हैं, लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया, मटेरियल एंड टेम्परेचर। चार चीजों पर डिपेंड करता है। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर चेंजेस व्हेन। रेजिस्टेंस, किसी वायर का रेजिस्टेंस कैसे चेंज होगा अगर हम लेंथ को ट्रिपल करते हैं। अगर हम लेंथ को ट्रिपल करते हैं तो आपका रेजिस्टेंस भी ट्रिपल हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। इफ लेंथ इज ट्रिपल्ड, रेजिस्टेंस इज आल्सो ट्रिपल्ड, क्योंकि रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर मैं डायमीटर को ट्रिपल कर दूं तो क्या होगा, अगर मैं डायमीटर को ट्रिपल करता हूं, मतलब मैं डायमीटर को ट्रिपल करता, मतलब एरिया क्या हो गया मेरे पास, 9 टाइम्स बढ़ गया। जब एरिया 9 टाइम्स बढ़ गया, तो आपका जो रेजिस्टेंस होगा क्या हो जाएगा, वो 1/9 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, 1/9 टाइम्स हो जाएगा। अगर बात करूं यहाँ पे, इफ मटेरियल इज चेंज टू अ वन हुज रेजिस्टिविटी इज 3 टाइम्स, क्योंकि आपको पता है कि आर प्रोपोर्शनल होता है रो के, तो अगर रो आपका 3 गुना हो गया है, तो रेजिस्टेंस भी आपका 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन देख लो, विल करंट फ्लो मोर इजिली थ्रू अ थिक वायर और अ थिन वायर। तो आपको बताना कि करंट कहां पे जल्दी फ्लो होगी, तो थिक वायर में जल्दी होगी, क्योंकि जब बताता है ना आपको, जब थिक होगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पास हो सकते हैं, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे तो वहां पे करंट आपका ज्यादा फ्लो हो सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, थिक वायर। ठीक है, इसका यहां पे मैंने आंसर भी दिया, आप देख सकते हो। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं किसके बारे में, एक नया कॉन्सेप्ट लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। वो नया कॉन्सेप्ट कौन सा समझना, वो एक नया कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, जैसे कि आप इस डायग्राम को देख के समझ सकते हैं, वो है सिंबल के बारे में। जब हम कभी ऐसे क्वेश्चन, ऐसे एग्जाम देने जाते हैं जनरल साइंस वगैरह के, तो इनमें से क्वेश्चन बनता है किसके बारे में, कि ये किसका सिंबल है, ये किसका सिंबल है। जैसे आपके सामने जो सिंबल बनाया हुआ है, जो रेड कलर का प्लस सिंबल है, वो किसका सिंबल है, वो आपका हॉस्पिटल का सिंबल है। जो नीचे एक एरो बना वो ये बता रहा है कि आपकी जो रोड है वो सामने क्या होगी, लेफ्ट हैंड साइड पे होगी, राइट। तो हम कहने का मतलब ये है कि सिंबल्स को जानना बहुत जरूरी है हमारे जनरल साइंस में जो क्वेश्चन बनते हैं उनके लिए। तो चलो हम उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जैसे ये एक आपका सर्किट है इसका टेलीविजन का, तो इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स लगे हुए हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे स्विचेस लगे हुए हैं, कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, ट्रांसफार्मर लगा हुआ छोटा सा, कंडेंसर लगे हुए हैं, एक छोटा सा बीजेटी लगा हुआ है, ओपैम्प लगे हुए हैं। तो इन सबको देख के हम कहते हैं कि बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, लेकिन हम इनको बनाएंगे कैसे, इनको हम कैसे जान पाएंगे कौन कहाँ पे कौन सा एलिमेंट है, कैसे जान पाएंगे हम, उनके सिंबल के थ्रू। ठीक है ना,
टू मेक ड्राइंग ऑफ सर्किट्स इजी, लेट्स लर्न इलेक्ट्रिकल सिंबल्स। इलेक्ट्रिकल सिंबल्स जैसे आपके बताता हूं, जैसे सेल हो गया, सेल का सिंबल आपका ये होता है। बैटरी, बहुत सारे सेल मिलके एक बैटरी बनाते हैं, तो ये देख मैंने यहाँ पे क्या किया, सेल को सीरीज में कनेक्ट करती है तो बैटरी बन गई, है ना। देख लो सेल और बैटरी में डिफरेंस क्या होता है। ये क्वेश्चन लास्ट बार जब आरआरबी जेईई का पेपर हुआ था उसमें टेक्निकल में पूछा गया था कि बैटरी और सेल में क्या डिफरेंस होता है, तो क्या बोलोगे, बैटरी इज अ लार्जर यूनिट, मतलब बैटरी बहुत सारे सेल से मिलकर बनती है, ठीक है, ऐसा आप याद रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं की या फिर स्विचेस के बारे में। तो एक होता है प्लग की। प्लग की मतलब होता है जैसे आपके घर में देख लैपटॉप का मेरा चार्जर है तो कहीं पे प्लग करना है तो उसको होता है प्लग की, ठीक है। तो मतलब ये क्या है, ऑन वाला कंडीशन है। अगर ऑन होगा तो क्या करना है, ब्रैकेट बना के डॉट बना दो तो क्या बन जाएगा आपका, प्लग की ऑन है। प्लग की ऑफ कैसे बताओगे, ये आपका ऑफ हो गया, बीच में डॉट नहीं, मतलब आपका प्लग की आपका पास यहाँ पे ऑफ है। प्लग की का एग्जांपल समझ लो कैसे, कि मोबाइल फोन में आप इंसर्ट करो ना जो चार्जर होता है वो हो गया, लैपटॉप का चार्जर हो गया, तो जहां पे किसी चीज को प्लग करना पड़ता है उसको बोलते हैं प्लग की। इसके बारे में आप लोग ज्यादा नहीं पढ़ते हो आजकल, लेकिन जनरल साइंस में तभी मैंने बता दिया आपको, कभी अगर क्वेश्चन बना तो, ठीक है। तो ये ऑन और ऑफ का हो गया प्लग की का। एक होता है पास टैप की, जैसे आपके घर पे स्विच बोर्ड होते हैं ना, तो वन मतलब कैसे फैन को ऑन करना तो ऑन ऑफ होता है, उसको हम बोलते हैं टैप की, ठीक है। तो ऑन का मतलब ऐसा होगा और ऑफ मतलब कैसा होगा, ऐसा होगा। अगर दोनों आपस में कनेक्टेड है मतलब वो ऑन है, अगर ऊपर है मतलब आपका ऑफ हो जाएगा। तो ये ऑन था स्विच, ये आपका ऑफ हो गया। रजिस्टेंस का सिंबल ऐसा होता है क्योंकि ये करंट के फ्लो को अपोज करता है, तो मैं इसको जिगजैग टाइप का बना देता हूँ। आप लोग को मैं ज्यादा नहीं बताऊं कि आप लोग सब जानते हो यार। वेरिएबल रजिस्टर, रजिस्टर बना के एक एरो बना दो, मतलब ये कि आपका क्या है, वेरिएबल रजिस्टर है। इसको हम लोग वेरिएस्टर भी बोलते हैं और रियोस्टेट भी बोलते हैं। तीन नाम बताया मैंने आपको, क्या क्या नाम बताया, पहला बताया आपको वेरिएबल रेजिस्टेंस, दूसरा मैंने बताया आपको यहाँ पे क्या, वेरिएस्टर, और एक और होता है आपके पास यहाँ पे रियोस्टेट। तो इसके तीनों नाम है। तुम्हारी फोटो तो नहीं आ रही यार, नहीं आ रही, चलो अपना काम करो तो, ठीक है। एक होता है आपका वेरिएबल नॉन रेजिस्टेंस, ये आपका यहाँ पे क्या, वेरिएबल नॉन रेजिस्टेंस, जो कि आपका ये सब है ना, ये मिक्सी और जो वोल्टेज रेगुलेटर, और जिसमें आप ये कहते हो ना, जो आता है ना 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर पे कर दिया, वो आपका क्या है, वेरिएबल नॉन रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ये आपका एमीटर है, मतलब ए बना के प्लस माइनस बना तो मतलब एमीटर हो गया। ये आपका वोल्ट मीटर हो गया सिंबल। ये आपका गैल्वेनोमीटर हो गया, जहां पे जी लिख दिया AVG। गैल्वेनोमीटर के सिंबल और होता है जहां पे जी लिखा वहां पे क्या बनाता है, एरो बना होता है बीच में। ये आपका क्या, अ वायर ज्वाइंट, जैसे आपके दो वायर को जोड़ना है बीच में तो उसको बोलते हैं अ वायर ज्वाइंट, जैसे ये हो गया। एक होता है आपके पास यहाँ पे क्या, वायर क्रॉसिंग, मतलब दो वायर, एक वायर के ऊपर से दूसरी वायर गई, वहां पे कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं है ना। ऐसे ये एक रेड कलर की वायर है और एक आपकी ब्लैक कलर की वायर है, तो इसको बोलते हैं वायर क्रॉसिंग। ये जो सिंबल है किसका, वायर क्रॉसिंग का है, वायर ज्वाइंट का सिंबल नहीं है। ये आपका किसका सिंबल है, ये एक इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि सिंबल से रिलेटेड आपको समझने हैं, वो ये है कि जब कभी भी दो सेल को आप कनेक्ट करोगे तो हमेशा सीरीज में कनेक्ट करोगे। While connecting cell to each other, always connect unlike terminals, मतलब कि एक पहला बैटरी मतलब पहला सेल है और उसका जो छोटी डंडी है उसको मैं दूसरे के प्लस वाली डंडी से कनेक्ट कर रहा हूँ। दूसरे वाले सेल का जो छोटी डंडी है उसको मैं तीसरे वाले सेल के बड़े वाले डंडी से कनेक्ट कर रहा हूँ। मतलब ये है कि मैं माइनस को प्लस से, प्लस को माइनस से कनेक्ट कर रहा हूँ, ओके। इसको हम बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। तो ये एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, while connecting cells to each other always connect unlike terminals। जैसे ये आपके पास एमीटर हो गया, ठीक है। तो एमीटर या वोल्टमीटर कुछ भी हो, जिस भी टर्मिनल पे करंट इंटर करती है वो टर्मिनल बन जाता है मेरा प्लस टर्मिनल, और जहां से करंट लीव करती है वो बन जाता है मेरे पास माइनस टर्मिनल। वैसे ही वोल्टमीटर में जहां पे करंट इंटर करेगी वो बन जाएगा प्लस टर्मिनल, जहां पे करंट लीव करेगी वो बन जाएगा माइनस टर्मिनल। यहां पे लिखा भी है मैंने, फॉर डिवाइसेस लाइक एमीटर और वोल्टमीटर, द साइड फ्रॉम विच करंट इंटर्स इज पॉजिटिव एंड द साइड फ्रॉम करंट एग्जिस्ट इज नेगेटिव। ये एक आपके पास यहाँ पे सर्किट बना हुआ है।
है ना। अब यहाँ पे ये बोला है कि एज द करंट इज नॉट डिवाइडेड, इसमें करंट डिवाइड नहीं हो रही, मतलब ये आपकी सीरीज में कनेक्टेड है। तो हम एमीटर को कहाँ पे कनेक्ट करते हैं, हम एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, क्योंकि सीरीज कनेक्शन में करंट आपकी सेम होती है। ठीक है, एमीटर का जो रेजिस्टेंस है बहुत कम होता है, मतलब एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सेल, और इसका बहुत कम रेजिस्टेंस होता है प्रैक्टिकली, और आइडियली इसका रेजिस्टेंस कितना होता है, 0 होता है। और जो मैंने डायग्राम बनाया वो किसका डायग्राम है, पीएमएमसी एमीटर का डायग्राम है। जो लोग इंजीनियर्स होंगे वो समझ पाए कि भाई पीएमएमसी क्या होता है। ठीक है, वैसे वोल्ट मीटर को हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज से होता है। वोल्ट मीटर बनाया किस लिए गया है, वोल्टेज को मेजर करने के लिए, और वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है आइडियली वो इनफिनाइट होता है। ठीक है, और प्रैक्टिकली इसका जो रेजिस्टेंस होता है बहुत ज्यादा होता है, हाई होता है। क्वेश्चन पूछा, हाउ इज द वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट। वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट करते हो, तो वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। अगर हम एमीटर को सीरीज में कनेक्ट, अगर हम एमीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते तो क्या होगा, एमीटर आपका डैमेज हो जाएगा, क्योंकि एमीटर इसमें बहुत कम होता है तो सेल से बहुत ज्यादा करंट फ्लो होगी और वो उस आपके एमीटर को डैमेज कर देगी। What happens if voltmeter is connected in a series? अगर मैं वोल्ट मीटर को सीरीज में कनेक्ट कर दूं तो क्या होगा, वोल्ट मीटर का इसमें बहुत ज्यादा होता है तो सेल से बहुत नॉमिनल करंट आएगी, बहुत मिनिमम करंट आएगी, और वो आपके वोल्ट मीटर होके जाएगी। तो आपको कहने का मतलब क्या है कि वोल्ट मीटर आपका ऑलमोस्ट 0 रीडिंग शो करेगा, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, और जो भी रीडिंग शो करेगा वो आपका करेक्ट रीडिंग नहीं होगा। एक क्वेश्चन आपके सामने है कि हाउ मेनी मिस्टेक कैन यू फाइंड इन दिस डायग्राम। मैं एक डायग्राम यहाँ पे बनाया हूं, आपको बताना इसमें कितनी मिस्टेक्स हैं। तो ये पता करने के लिए आपको क्या करना होगा, देखो पहली बात तो ये कि जो वोल्ट मीटर यहाँ पे लगा हुआ वो कैसा लगा हुआ है। सर यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा सीरीज में, तो वोल्ट मीटर सीरीज में नहीं होना चाहिए, पैरेलल में होना चाहिए। तो जहां पे वी लिखा है यहाँ पे क्या होगा, आपका एमीटर होगा। यहाँ पे क्या होगा, आपका ये एमीटर होगा। और जहां पे एमीटर लिखा ऊपर रेड कलर से, वो एक्चुअली में क्या है, रेजिस्टेंस के पैरेलल में कनेक्टेड है, तो वो गलत बात है। उसको कहां पे होना चाहिए, सीरीज में होना चाहिए। तो वहां पे क्या होना चाहिए, वोल्टेज होना चाहिए। वहां पे आपको कनेक्ट करना होगा, वोल्ट मीटर कनेक्ट करना होगा। तो ये आपका सर्किट बना दिया, मतलब इसमें 2 जगह मिस्टेक थी वो मैंने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया। एक लास्ट चीज हम लोग आज की क्लास में पढ़ रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। ये चीज मुझे बताना नहीं चाहिए था आप लोगों को, लेकिन तब भी बता रहा हूं क्योंकि कुछ लोग ऐसे होंगे जो नॉन टेक वाले होंगे। ठीक है, तो उनके लिए मैं बता रहा हूं कि कैसे आप लोग एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करोगे ओम्स लॉ का। ठीक है था, हाँ 3 मिस्टेक थी बेटा, समझ गया मैं, 3 मिस्टेक है वहां पे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओम्स लॉ का प्रपोज, जो ओम्स लॉ बोलता है क्या होता है, वी प्रोपोर्शनल टू आई होता है, मतलब v अपॉन आई इक्वल्स टू आर हमेशा कांस्टेंट होगा। तो इसको समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक वायर लिया मैंने नाइक्रोम का, नाइक्रोम का वायर लिया, उसकी लेंथ ली मैंने 3 मीटर की, उसका जो डायमीटर कितना 0.02 सेंटीमीटर, है ना, ऐसा कुछ। और मैंने अपना यहाँ पे एक सर्किट बना लिया ऐसा। ठीक है, मैंने अपना यहाँ पे सर्किट बना लिया। वोल्ट मीटर की पहले में जो रेजिस्टेंस है, किसका रेजिस्टेंस है, वो आपका नाइक्रोम वायर है, जो कि आपका 3 मीटर का है, 0.02 आपका उसका डायमीटर है। ठीक है, अब इसको मैं कैसे यहाँ पे करने वाला हूँ देखना। मेरे पास यहाँ पे ऊपर एक बैटरी लगी हुई, एक सेल लगा हुआ है। तो ये सर्किट जैसे कंप्लीट हुआ तो आपके पास यहाँ पे वोल्ट मीटर कुछ रीडिंग रीड करेगा और एमीटर भी आपको कुछ रीडिंग रीड करेगा। तो मैं देखता हूँ कि जब मैंने नंबर ऑफ सेल सिर्फ एक लगाया, ऊपर जो सेल है वहां पे जहाँ प्लस माइनस लिखा हुआ है टॉप में, वहां पे नंबर ऑफ सेल क्या है, 1 है। तो मुझे यहाँ पे कुछ करंट देखने को मिला, कितना करंट है, वो 1 है। एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, है ना। और यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 2 वोल्ट का है। V अपॉन आई कितना आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस करने वाला हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि नंबर ऑफ सेल 1 ना करके मैं 2 कर दिया। देखो 2 सेल लगा दिए मैंने। अब 2 सेल लगाने से होगा क्या, जैसे मैं 2 सेल लगाए तो मैं देखता हूँ कि करंट की वैल्यू यहाँ पे 2 एम्पियर हो गई, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है 4 वोल्ट हो गया। तो अगेन मैं V अपॉन आई पूछूं कितना आ जाएगा, 4 अपॉन 2 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगेन मैं यहाँ पे 3 सेल लगा दूं तो यहाँ पे जो करंट होगी वो 3 एम्पियर हो जाएगी, और जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट हो जाएगा। तो अगेन आप यहाँ पे V अपॉन आई निकालो, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यही तो ओम्स लॉ बोलता है ना, कि जैसे जब वोल्टेज बढ़ाते जाओ तो आपकी करंट भी यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ती जा रही है उसी प्रोपोर्शनल में, मतलब V अपॉन आई हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। आर की वैल्यू हमेशा क्या आ रही है, 2 आ रही है। तो अगर मैं इसको ग्राफ के थ्रू पोस्ट करना चाहूँ, ग्राफ के थ्रू प्लॉट करना चाहूँ,
तो ये मेरी हो जाएगी ओरिजिन, जो कि मेरी करंट की एक्सिस, ये हो गई मेरी वोल्टेज की एक्सिस, और यहाँ पे मैंने नंबर्स को पॉइंट कर दिया। और इनको मैं पॉइंट कर रहा हूँ, जैसे कि पहला पॉइंट क्या 2,1 ये कर दिया, फिर 4,2 मैंने प्लॉट कर दिया, और 6,3 प्लॉट कर दिया, और इनको मैं ओरिजिन से मिलाती मैंने मिला दिया ये चीज। तो इससे हमको समझ में आया कि ओम्स लॉ से हमको जो रिलेशन मिला वोल्टेज और करंट के बीच का, वो कर्व कैसा होता है, वो हमारा कर्व लीनियर होता है। ठीक है ना, वो जो कर्व हमारा होता है वो कैसा होता है, वो लीनियर होता है। तो ये चीज आपकी क्लास के बारे में, आज के बारे में हो गया। ठीक है, थोड़ा कुछ और बचा हुआ है, तो वो मैं आपकी इवनिंग वाली जो क्लास होगी उसमें आपका पूरा कवर करा दूंगा। ठीक है, जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है ना आपका ये इलेक्ट्रिसिटी में, वो आपका इवनिंग वाली क्लास में पूरा हो जाएगा। और कल की क्लास में क्या होने वाला है मैं आपको बता दूं। कल की क्लास में आपका जो मिरर हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना, लेंस हम लोग पढ़ चुके हैं, ह्यूमन आईज हम पढ़ चुके हैं, और आपका जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पढ़ चुके हैं। इससे रिलेटेड हम लोग कल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, एक क्विज के फॉर्म में करेंगे। तो आप सभी लोग थोड़ा सा अपना रिवीजन प्रॉपर लेवल पे रख के रखिएगा। ठीक है, जिससे हम लोग इसको और डिटेल में पढ़ पाए। डेली कितनी क्लासेस होंगी, अभी तो एक क्लास हो रही है, लेकिन 1 तारीख मतलब जो कल है, कल से आप लोग का नेटवर्क भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आरआरबी जेई वाले स्टूडेंट्स हैं। जो आरआरबी जेई के स्टूडेंट्स हैं उनका हम लोग कल से टेक्निकल कोर्स भी स्टार्ट कर रहे हैं नेटवर्क का, और जिन्होंने नेटवर्क ऑलरेडी पढ़ लिया उनके लिए भी वो क्लासेस होगी। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में, जो शेड्यूल होगा वो आपको मिल जाएगा। और हमको, मैंने आपको पहले बताया हमारा एम क्या है, हमारा प्लान क्या है, हमारा प्लानिंग क्या है। हमारा प्लानिंग है कि आरआरबी जेई के नोटिफिकेशन आने के पहले हमारा सिलेबस कंप्लीट हो, फिर हम लोग क्या करें, एडिशनल पढ़ें, हम ज्यादा पढ़ें, और हमको ये खुद से फील हो कि हम लोगों से आगे हैं, हमारी प्रिपरेशन बहुत आगे है, हमने उन सब्जेक्ट को पढ़ा है जो लोग पढ़ के जा भी नहीं, तब जाके हम सिलेक्शन के बारे में श्योर थॉट हो सकते हैं। ठीक है, पावर सिस्टम का क्या होगा बेटा, होगा यार, होगा होगा, क्यों घबरा रहे हो, होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए बस इतना ही। गुड डे, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।